हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम भारतीय न्यूज, इस वक्त की सबसे खास खबर। नमस्कार, हम भारतीय न्यूज से गोरखपुर मंडल ब्यूरो प्रमुख धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खास खबर। एसपी क्राइम श्रीमती इंदु प्रभा सिंह से खास मुलाकात एवं बातचीत। गोरखपुर एसपी क्राइम श्रीमती इंदु प्रभा सिंह से खास मुलाकात एवं बातचीत की गई, जिसमें एसपी क्राइम श्रीमती इंदु प्रभा सिंह ने महिलाओं के अधिकार के विषय में जानकारी देते हुए अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों को बताया और बताया कि मिशन शक्ति के तहत महिलाओं के अधिकारों एवं कर्तव्यों के विषय में बताते हुए उन महिलाओं को जागरूक किया जाता है। व्यक्तित्व जो किसी परिचय की मोहताज नहीं, गुमनाम नाम जो आज बन चुके हैं खास पहचान। ऐसी ही हस्ती से हम कराएंगे आपको रूबरू। हम भारतीय न्यूज चैनल से मंडल चीफ ब्यूरो धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव अपने साथी के साथ मैं बताते चलूं कि गोरखपुर के बहुत ही उत्कृष्ट हमारे बीच में मौजूद हैं। अभी मैं उनका नाम नहीं लूँगा, थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक पहचान की मोहताज नहीं है, बल्कि उनसे खुद ब खुद पहचान बनता है। और जिस मुकाम पे पहुँची हैं और जिस मुकाम पे ये कार्य कर रही हैं, इनके अंदर एक अजीब सा जज्बा मौजूद है। उस जज्बा के तहत ये इस तरीके से उनके जहन को झंझोड़ती हैं कि उनको अपने अधिकार और कर्तव्य के विषय में काफ़ी जानकारियां होती हैं। मैं बताते चलूं कि आपके गोरखपुर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के गृह जनपद की ये एसपी क्राइम है श्रीमती इंदु प्रभा मैम। मैं आपको ये भी बता दूं कि आप जब से गोरखपुर में आई हैं तब से तमाम प्रकार के महिलाओं के उत्थान के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें इनका मिशन शक्ति के नाम से जो कार्यक्रम चल रहा है, इसके तहत इन्होंने जितने कार्य पूरे जनपद में किए, ये वाकई में काबिले तारीफ है, जिसके लिए कोई ऐसा शब्द नहीं मिल रहा है जिसको बयां किया जा सके। मैं उन्हीं मैम से ये जानूंगा कि आखिरकार आप इस पद पे पदासीन हैं। पहले तो मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि मेरे वो आने वाले तमाम नव युवतियाँ जो बालिकाएँ हैं जो इस क्षेत्र में आना चाहती हैं, या उनका उम्मीद है, अरमान है कि मैं भी कुछ कर गुजरूं, तो मैं चाहूँगा कि उनको भी संदेश स्वरूप ये बताएं आप कि किस तरीके से आप इस मुकाम पे पहुंची और कैसे कैसे आपने पढ़ाई किया, कहाँ पर कोचिंग आपने की और किस तरीके से आपने ये सारे कार्य को संपादित किया। साथ में ये भी जानकारी आपको दे दूँ कि मैम के अंदर एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये किसी भी समस्या तक ही नहीं, समस्या की जड़ तक जाती है। जैसे कि विगत कुछ दिनों पूर्व मिशन शक्ति के अंतर्गत पीपीगंज बापू स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मैम गई हुई थी। वहाँ पे जिस तरीके से इन्होंने उनके शक्ति को जगाया, अर्थात यूँ कहा जा सकता है कि जिस तरीके से हनुमान जी ये नहीं जानते थे कि मैं बलशाली हूँ, उनको याद दिलाने के लिए कोशिश करते हैं लोग। जब कोशिश होती है तो उन्हें याद आता है कि मैं भी बलशाली हूँ। तो मैम एक अच्छा अगुआ, एक अच्छा गाइड और एक अच्छा कमांडो की तरह कार्य की हैं, जिनकी कितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। मैं चाहूँगा कि मैम खुद बताएं। ये भी अगर गौर किया जाए तो देखा जाए तो यहाँ पे साइबर सेल में अपने कार्यकाल में 58 लाख रुपए से अधिक इन्होंने बरामदगी की। ये भी दिखता है कि मैम की कार्य करने की शैली क्या है, कार्य करने की क्षमता क्या है और किस तरीके से कार्य करती हैं। इतना ही नहीं, मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा तो छोटी में बड़ी बात हो जाएगी। मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि मैम से कुछ सीख लीजिए और यह जानने की कोशिश करिए कि आखिर मैम किस तरीके से कार्य करती हैं, अपने उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया और किस तरीके से जनचेतना इन्होंने जागृत किया। जी, मैम से मैं बात करता हूँ। ये है श्रीमती इंदु
प्रभा सिंह मैम, जो कि एसपी क्राइम और मिशन शक्ति की काफ़ी रीढ़ की हड्डी की तरह काम करने वाली हैं। जी मैम, सबसे पहले तो मैं यह चाहूँगा कि आप ये बताइए कि किस तरीके से आपने इस पद पे पहुँचने से पहले किस तरह से आपने पढ़ाई किया और किस तरीके से, कौन से गुरुजी आपके थे और किस कोचिंग में अटेंड किया और कैसे कैसे आपने इस मुकाम पे पहुँचा। जी मैम। धन्यवाद आपका कि आपने इतना मुझे इंटरव्यू आप मेरा ले रहे हैं। और मैं गोरखपुर में तकरीबन मार्च एंड 2021 से यहाँ पे पोस्टेड हूँ और यहीं पे मैं प्रमोट होकर एसपी क्राइम बनी थी। मेरा जो कार्यकाल गोरखपुर में रहा वो काफ़ी अच्छा रहा और इस दौरान मैंने काफ़ी सेलों को, मैंने काफ़ी सेल थे जिसकी मैं नोडल ऑफिसर थी और उसकी काम को, उन सेल के जो भी काम थे उनको बखूबी अंजाम दिया गया। मैंने अपनी पढ़ाई लखनऊ और लखनऊ के बाद ग्वालियर से की है। ग्वालियर में बोर्डिंग स्कूल में थी और स्कूल में दौरान ही मैंने जब मैं 9th-10th में थी तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। और उसके बाद जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो उसके बाद मैंने कॉम्पिटिशन्स देने शुरू कर दिए, क्योंकि सिविल सर्विसेज में जाना था तो मैंने कोई और कॉम्पिटिशन दिया भी नहीं। तो ये एक मतलब इसको मैं लक कहूँगी या ऊपर वाले का आशीर्वाद कहूँगी कि मेरा सिलेक्शन भी हो गया सिविल सर्विसेज में। और मैं पुलिस ही चाह रही थी, पुलिस सर्विसेज ही ज्वाइन करना चाह रही थी और मेरा पुलिस सर्विसेज ही मुझे मिला। एक्चुअली मैं अपने बैच की टॉपर भी हूँ और उसमें ये ऑप्शन होता है कि आप एसडीएम भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त एसडीएम था भी नहीं। तो जो मेरी मनचाही पोस्टिंग थी पुलिस की, पुलिस सर्विसेज ज्वाइन करने की, तो वो भी मेरी पूरी हुई। और मुझे लगता है पुलिस ही एक ऐसा बल है एकमात्र जो इंस्टेंट जस्टिस कर सकता है, जो सही को सही और गलत को गलत मौके पे ही कर सकता है। और जैसा होता है कि न्याय दिलाने में बहुत समय लग जाता है, जब आपका केस ट्रायल पे जाता है तो बहुत साल लग जाते हैं उसमें, ट्रायल पे आने के बाद उसमें जजमेंट सुनाने में। तो पुलिस अगर सही से काम करे तो जो पीड़ित है उसको तुरंत ही न्याय मिल सकता है। तो सबसे शानदार बात ये पुलिस सर्विसेज की है। क्षमा चाहता हूँ मैम, जैसा कि आपने अपने पढ़ाई के विषय में बताया, अगर कोई जी विद्यार्थी, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर इस मुकाम पे आना चाहता है, जैसे आपने बोर्डिंग किया, आप अपने बैच की टॉपर थी जी, तो और लोग किस तरीके से पढ़ाई करें, किस तरीके से कोचिंग करें या खुद कैसे पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें कि इस मुकाम पे वो भी पहुंच सकते हैं? देखिए, डेडिकेशन और अपने साथ ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। एक तो आपके अंदर ये डेडिकेशन होना चाहिए कि मुझे ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, साथ ही साथ कहते हैं आप उसकी एक प्लानिंग भी चाहिए होती है कि आप ये नहीं कि आप बिल्कुल सबसे कट ऑफ भी ना हो, लेकिन आप एक डिसिप्लिन तरीके से अपनी तैयारी करें, डिसिप्लिन तरीके से अपनी पढ़ाई करें और साथ में लाइफ भी इंजॉय कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब बोलते हैं ना कि जैसे आप 20-20 घंटे पढ़िए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप डिसिप्लिन तरीके से 6-7 घंटे अगर दिन में पढ़ रहे हैं तो भी वो इनफ है। लेकिन इसमें जो कंपटीशन है, अगर आप कोई कोचिंग करते हैं तो वो आपको सिर्फ एक रास्ता दिखा सकता है कि आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है। आप सोचें कि मतलब सिर्फ कोचिंग करके बिना सेल्फ स्टडी के सिलेक्शन हो जाएगा तो वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोचिंग सिर्फ आपको रास्ता दे सकती है, एक दिशा दे सकती है कि आप इस दिशा में चलिए, लेकिन सेल्फ स्टडी से ही आप कर सकते हैं। भी पठन पाठन का माहौल रहा होगा, आपके रुझान को देखते हुए गार्जियंस लोग सपोर्ट करते हैं और बिल्कुल मेरे फादर चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि मेरे पास मैथ्स विद साइंस मैंने ऑप्ट किया था 11th-12th में, तो साइंस मेरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन मेरा रुझान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तरफ था। तो मेरे पेरेंट्स ने कभी ये रोका नहीं, बस उनका यही कहना था कि अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर लीजिए, जो आपको पसंद हो वो करिए, लेकिन कुछ करिए। मतलब ऐसे नहीं कि मतलब यूजलेस नहीं रहिए कुछ अच्छा कर लीजिए अपनी लाइफ के साथ में। तो जैसा कि वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, तो उन्होंने मुझे कभी ये नहीं कहा कि नहीं तुम्हें डॉक्टर ही बनना है। और मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में अकेली लड़की हूँ जो मतलब सिविल सर्विस में भी है और पुलिस ज्वाइन कर रखा है, पुलिस सर्विस में है। लेकिन कभी भी मेरी फैमिली की तरफ से ये नहीं हुआ कि आप सिविल सर्विस मत करिए या पुलिस सर्विस मत ज्वाइन करिए। पिताजी क्या डॉक्टर थे क्या?
नहीं, मेरे फादर सेमी गवर्नमेंट जॉब में थे वो। अच्छा, जी। माता जी भी सर्विस में? नहीं, माता जी गृहिणी थी। जी जी मैम, जैसे ये तो आपकी हो गई कि आपने किस तरीके से पढ़ाई की और किस तरीके से इस जगह तक आप पहुंची हैं, जी। क्योंकि आपका पहले से उद्देश्य बन गया था कि हमें इस जगह पे जाना है और आप उसी लगन से पढ़ाई की कि इस जगह पे पहुंची। जी। अब जैसे कि आप यहाँ गोरखपुर में आई और गोरखपुर की वस्तु स्थिति पहली बार थी, परिचित हुई, तमाम प्रकार की समस्याएं आपके सामने आई होंगी, तमाम दुखियारे लोग आए होंगे। कोई ऐसा घटना जो कि आपको कुछ अलग से हट के लगा हो या कुछ ऐसा हो कि जिसमें आपने काफ़ी गहनता से परीक्षण करने के बाद में उसको न्याय दिलाया हो? ऐसे तो कई सारे केसेस होते हैं। आप पुलिस में जब होते हैं तो आपके पास प्रतिदिन ऐसे लोग आते हैं जो कहीं ना कहीं से किसी न किसी के द्वारा पीड़ित होते हैं, और पुलिस का तो काम ये है कि आप जो पीड़ित आपके पास आ रहा है उसकी समस्या जो भी लेके आ रहा है उसकी समस्या का समाधान हो जाए। तो ये तो काम हम सभी लोग प्रतिदिन ही करते हैं। और जैसे एक समस्या बहुत आती है, जैसे लड़कियां हैं आजकल कोएड स्कूल में जाती हैं या फिर कोचिंग वगैरह पढ़ती हैं, तो वो कई बार लड़कों के संपर्क में आती हैं, दोस्ती होती है, फिर जब दोस्ती टूट जाती है तो वो फ़ोटो वीडियोज़ वायरल होने लगते हैं। तो उसमें जैसे लड़कियों को लगता है कि पेरेंट्स को बताएंगे तो पेरेंट्स साथ नहीं देंगे या घर से निकलना बंद कर देंगे, पढ़ाना बंद कर देंगे। तो लेकिन आप ये समस्याएं तो हैं, लेकिन आप लड़कियों को रोक नहीं सकते घर में कि उन्हें पढ़ाएं नहीं या बाहर ना निकलने दें। तो ऐसी कुछ लड़कियां जो मेरे पास आई तो मुझे लगा कि मतलब ये समस्या काफ़ी ज़्यादा है। लड़कियां परेशान भी हैं, अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर नहीं कर पा रही हैं और लगातार ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रही हैं। तो ऐसे में मैंने लड़कियों से और पेरेंट्स से भी जहाँ पे भी हम जाते हैं वहाँ पे अपील की कि FIR लिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई प्रताड़ित कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, आपका फ़ोटो वीडियो वायरल कर रहा है, तो आप SP क्राइम ऑफिस में संपर्क करें और बिना आपकी पहचान बताए, मतलब बिना आपके पेरेंट्स को इन्वॉल्व किए, बिना FIR रजिस्टर किए भी हम आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी लड़कियां आई जो उसको इस तरह की समस्याएं थी और हमने बिना FIR रजिस्टर किए उनकी समस्याओं का समाधान किया। बार आपने मिशन शक्ति में बताया कि और यह है बालक और बालिकाओं के मध्य जो उनके गार्जियन हैं, वो गार्जियन के लोग उनके अंतर महसूस करवा देते हैं, जिसकी वजह से जो है तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं कि लाल बटन दबा। तो इस तरीके से आपके ने बताया था। तो आप गार्जियंस के लिए क्या कहना चाहती हैं कि ताकि इस तरीके से वो हो सके? देखिए, गार्जियंस का काम ये है कि आप अपने सभी बच्चों को एक जैसा ट्रीट करें। अभी ज़माना काफ़ी चेंज हो गया है, पहले से टाइम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। अब लोग उतना डिस्क्रिमिनेट नहीं करते जितना कि पहले होता था। फिर भी जो फैमिली जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके लिए ये प्रायोरिटी तय करनी होती है उनको कि किसको पढ़ाएंगे किसको नहीं पढ़ाएंगे। वहाँ पे वो लड़कों को प्रेफर करते हैं, लड़कियों को प्रेफर नहीं करते हैं। तो क्योंकि उनको लगता है कि लड़कियाँ किसी और के घर चली जाएंगी और लड़का उसको कमाना ज़रूरी है वरना उसकी शादी नहीं होगी। तो लड़कों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन जो रिसोर्स कहीं तो ये समाज में भी तो माना जाता है कि लड़के जब तक रहते हैं गार्जियन से ही परेशान रहते हैं। लड़की अपने घर जाने के बावजूद भी हमेशा माता पिता को, देखिए ये सोशल एंगल है और ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। हर आदमी की सोच ऐसी नहीं होती। हर एक लड़का अपने माँ बाप को परेशान नहीं कर रहा है, ठीक है। और समाज में हर तरीके के लोग हैं, तो ये आप ऐसा जनरलाइज नहीं कर सकते कि हर लड़का अपने माँ बाप को परेशान कर रहा है। लड़के भी क्या कर रहे हैं और कुछ ऐसे भी लड़के हैं जो परेशान कर रहे हैं। तो हमें एक बैलेंस बना के चलना है, हम उनको कैसे संस्कार देते हैं, ठीक है। और हमें लड़के और लड़की दोनों को ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, दोनों को ही एक समान घर का काम और बाहर का काम सिखाना चाहिए। दोनों को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ग्रो करने के लिए, अपने उनके जो ड्रीम्स उनको मटेरियलाइज करने के लिए। मैम, जैसा कि अभी तक जितने लोग समाज में हैं, बालिकाएं विशेषतर, आपसे पहले यह नहीं जानती थी कि और मिशन शक्ति होता क्या है, या मिशन शक्ति के अंतर्गत क्या किया जाता है और क्यों ऐसा हो रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे आपके आने के बाद जो जन चेतना जागृत हुई लोगों की,
आखिर कौन सा ऐसा मूल मंत्र उन लोगों के बीच में डालती हैं जिससे कि उनको अपने अधिकारों और दायित्वों के साथ साथ वैधानिक चीज़ों की भी जानकारी होती है। और काफ़ी हद तक इधर देखा गया है कि विगत 2 वर्षों के पहले किसी थाने पे या किसी चौकी पे या किसी बीट पर कोई महिला नज़र नहीं आती थी जल्दी कि अपनी शिकायत को करे, लेकिन आपके आने के बाद उनको थोड़ा भी दुख होता है तुरंत वो पहुंच जाती है। ऐसा कौन सा यंत्र है आपके पास जो चलाती है ब्रह्मास्त्र की तरह अमोद होता है? देखिए, ऐसा है कि जैसे समाज जो है धीरे धीरे जागृत हो रहा है, साथ में ही ये शासन की मंशा है कि जो हमारे प्रदेश की महिलाएं हैं या वो सुरक्षित हों, सम्मानित जीवन जिएं और स्वावलंबी बने। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बहुत ही दिल के करीब प्रोग्राम है मिशन शक्ति का, और ये हम लोगों की जिम्मेदारी है यहाँ पे बैठे हुए लोगों की कि हम उनकी इस प्रोग्राम को बखूबी इसको लागू करें और जो इस प्रोग्राम की मंशा है उसको मटेरियलाइज कराएं। इसी संदर्भ में सभी थानों पे महिला सुरक्षा दल बनाए गए हैं और एक नोडल होने के नाते मेरे द्वारा उनकी लगातार मॉनिटरिंग की गई और उनको बताया गया कि पहले हमने उनकी ट्रेनिंग की जो महिला सुरक्षा दल थे थानों के, कि आप जब लोगों के बीच में जाएं, महिलाओं के बीच में जाएं या बच्चों के बीच में जा रहे हैं तो आप कैसे उनको उनके अधिकारों के बारे में और जो कानूनी प्रावधान हैं प्लस जो प्रशासनिक प्रावधान हैं उनकी सहायता के लिए जो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर्स हैं उसको उनके बारे में उनको बताएं और उनको कैसे अपने आप को बचाव करना, सेल्फ डिफेंस, क्योंकि सबसे पहले रिस्पॉन्डर तो वो लड़की या पीड़िता खुद होती है, तो सबसे पहले उसको खुद रिस्पॉन्ड करना होता है जो सामने प्रॉब्लम होती है। तो अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें उसके लिए, तो इसके लिए मेंटली और फिजिकली भी फिट होना बहुत ज़रूरी है। आप मेंटली स्ट्रांग होंगे तो आप किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं और किसी समस्या को झेल सकते हैं, लेकिन आप मेंटली वीक होंगे तो फिर एक छोटी सी समस्या भी आपको बहुत बड़ी लगेगी। तो मेरा यही कहना है सभी महिलाओं से और लड़कियों से भी कि पहले तो अपने लिए एक लक्ष्य ज़रूर चुनें और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में लगातार प्रयास करें, उससे मतलब डगमगाएं नहीं अपने रास्ते से। तभी आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं और तभी आप समाज में, देश में, प्रदेश में जो समृद्धि हो रही है, देश की प्रगति हो रही है या प्रदेश की प्रगति हो रही है, उसमें अपना सहभागिता दे सकेंगी। और ये बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में कि महिलाएं पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें और अपना जो कंट्रीब्यूशन है देश की प्रोग्रेस में उसको दें। साथ ही साथ जो बच्चे हैं उनको भी एक अच्छा नागरिक कैसे बने उसके लिए भी तैयार करें उनको। जी मैम, ये तो मिशन शक्ति के विषय में हो गया। मैम, जैसे खेल जगत में आप किस खेल को ज़्यादा पसंद करती हैं या जिसमें आपकी ज़्यादा रुचि है? खेल तो देखिए, उन्होंने स्कूल टाइम में तो बहुत सारे खेल खेले हैं जो गेम्स हम लोग का गेम्स फिट होता था, बट हाँ, मैं बैडमिंटन मुझे ज़्यादा पसंद है खेलना। बैडमिंटन जी। और संगीत और नृत्य के विषय में आपका क्या विचार है? संगीत, देखिए संगीत तो एक ऐसी चीज़ है ना जो हर किसी को तरह तरह के उसमें राग होते हैं ना, जो हर किसी को तरह तरह के उसमें राग होते हैं और आपके मूड के हिसाब से अगर आप सुनेंगे तो आपको बहुत सूदिंग इफेक्ट भी देते हैं, आपको एनर्जाइज भी करते हैं, एक रिलैक्स भी फील कराते हैं। तो म्यूज़िक सुनना मुझे पसंद है। डांस में तो मेरे हाथ बहुत तंग थे तो डांस मुझे करना नहीं आता है, लेकिन हमारे स्कूल में ये था कि म्यूज़िक और डांस भी कंपलसरी था, तो बस डांस हम पास हो जाया करते थे, लेकिन बाकी चीज़ों में तो हम ठीक थे। एक चीज़ हम आपसे और जानना चाहेंगे कि जैसे आप एक महिला हैं जी, और महिला के लिए बहुत कुछ सौगात भी आपने यहाँ पे दिया है और लोगों को काफ़ी जागृत किया है, उनके साथ साथ उनके गार्जियन भी जागृत हुए हैं जी। उन बच्चियों के लिए आप कुछ ऐसा संदेश दे दीजिए ताकि जो जागरूकता इनके अंदर उत्पन्न हुई है उसका परिणाम स्वरूप सारे लोग एजुकेशन में आगे बढ़ें और आगे बढ़ के सिविल सर्विसेज, अन्य प्रकार की जो भी सर्विसेज हैं उसमें इन लोगों की सहभागिता अधिक से अधिक सुनिश्चित। जी, मैं सिर्फ जैसे कि मैंने पहले ही बोला, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो हमारी बच्चियाँ हैं पहले तो अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित कर लें और फिर उसको लक्ष्य को पाने के लिए हर संभव प्रयास करें।
एक होता है ना, एक लक्ष्य विहीन जीवन आपको कहीं भी लेके नहीं जाता है। दूसरा, ये आर्थिक रूप से अपने आप को आत्मनिर्भर बनाए। अगर आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है तो आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, ठीक है। आप अपने जीवन से संबंधित निर्णय भी स्वयं नहीं ले पाएंगे। दूसरी बात यह है कि जब भी अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखें, क्योंकि अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं और फिजिकली स्ट्रांग हैं तो आप किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं, और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कि समाधान ना हो, ये हमेशा याद रखना चाहिए। और जैसे कोई समस्या आती है तो लोग जनरली देखते हैं ना, डिप्रेशन में हो जाते हैं। अगर आप मेंटली फिजिकली स्ट्रांग हैं और आपको इस अप्रोच के साथ चलेंगे कि हर समस्या का समाधान है, तो आप कभी भी परेशान नहीं होंगे, बल्कि जैसे होता है ना, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो वो नौबत नहीं आएगी। आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में उस समस्या को भी डील करेंगे। ये महिला के सशक्तिकरण के विषय में जिस तरीके से आपने स्लोगन तमाम प्रकार के दिए हैं और तमाम लोगों को जागृत किया है, तो उनके गार्जियन लोग भी जगे हैं कुछ हद तक, या यूँ कहा जाए कि काफ़ी हद तक जगे हैं। जब आप क्षेत्र में जाती हैं, वहाँ पे तमाम महिलाएं आपसे तमाम प्रकार के प्रश्न करते हैं, उसी दौरान कुछ ऐसे भी लड़के होते हैं जो कहते हैं मैम आप सिर्फ महिलाओं का ही बात करती हैं, क्या हम नहीं, आप देखिए, जो हम बताते हैं ना वो लड़कों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है जी, ठीक है। कई बार क्या होता है, क्राइम इसलिए भी होता है कि पता ही नहीं कि ये करना क्राइम है। जैसे पीछे पीछे जाना लड़की के क्राइम है, उसको घूरना देखना वो भी क्राइम है, ठीक है। तो कई बार हमारे जो लड़के हैं उनको पता ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इस सब चीज़ों के बारे में बात नहीं होती है। तो ये जो जागरूकता कार्यक्रम है वो महिलाओं के लिए तो ज़रूरी ही है, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी लड़कों के लिए है, ताकि उनका भविष्य ख़राब ना हो। क्योंकि एक मुकदमा लिखा जाता है और फिर उसके बाद हर चीज़ के लिए एक पुलिस वेरिफिकेशन होता है, तो उसमें जब लिख के जाता है तो आपका सिलेक्शन कहीं भी नहीं होगा। तो इसलिए लड़कों के लिए जानना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, लड़कियों से ज़्यादा ज़रूरी लड़कों को जानना है कि क्या चीज़ अपराध है। जी, हम ये कह रहे थे मैम कि जैसे गार्जियन के लिए आपने कहा कि दोनों में समानता का रखना चाहिए आपको, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो गार्जियन को बताना चाहती हूँ कि जिससे गार्जियन भी ये चीज़ समझ जाए कि हाँ, लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों एक समान है, दोनों को हर तरीके से समान दृष्टिकोण से आपने खुद ही बोल दिया कि ये तो आपने खुद ही बोल दिया है। जैसे क्या किया जाए, आप इसमें कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ गार्जियन के लिए एक संदेश मिल जाए कि गार्जियन अगर ऐसा करता है तो दोनों में दुराव नहीं महसूस करेंगे। ये तो एक मेंटल स्टेटस है आपका कि अगर मेरे ख्याल से जितने वेल एजुकेटेड पेरेंट्स हैं आज के टाइम में वो नहीं कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट लड़का और लड़की में, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं, तो ये हम लोग जागरूकता फैला के ही और एग्जाम्पल सेट करके ही इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, है ना। किसी को ऐसे आप पकड़ के नहीं बता सकते कि नहीं भाई आप डिफ्रेंशिएट मत करिए। जी मैम, जैसे आपके पास में आए दिन 50 एप्लीकेशन आते हैं साइबर क्राइम के, जिसमें आपने अपने कार्यकाल में आंकड़ा जो आपने भेजा है 58 लाख से एबव है, 58,48,300 कुछ ऐसे। ये तो सिर्फ इस साल का है ना, पिछले साल का भी होगा। तो इस साल के आंकड़े जो थे जी, तो आप अपने कार्यों में किस तरीके से तल्लीन होती हैं, जिसका आता पता छोड़ कुछ भी नहीं रहता है, और किस तरीके से करते हैं, जो लोग पाते हैं वह आपको किस तरीके से धन्यवाद देते हुए। आप एक ऐसी महिला हैं जिनको तो तमाम सर्टिफिकेट से नवाजा गया, तमाम शील्ड वगैरह दिए गए, तो आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि फील्ड में जो लोग आए हैं उनके परेशानी के अंत जो आप करती हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री अनुभव होता है जब आप किसी समस्या का समाधान करते हैं, क्योंकि उसी के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए। हम वो नहीं कर पाते हैं तो फिर हमें लगता है कि हम अपनी पोजीशन को, अपनी कुर्सी को, अपने पद को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। तो अगर किसी के भी समस्या है और उसको हम समाधान कर दें जिससे उसके चेहरे पे हंसी आ रही है, मुस्कुराहट आ रही है, तो ये ना कि सिर्फ मेरे लिए बल्कि सभी के लिए बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री अनुभव होता है, आपको एक अंदर से सेटिस्फैक्शन देता है। जी बिल्कुल मैम, अंत में एक सवाल सिर्फ आपसे पूछेंगे कि जैसे आपके अधीनस्थ यहाँ तमाम स्टाफ के लोग हैं, उन स्टाफ के आपके साथ काम करने में काफ़ी आनंद आया होगा, क्योंकि
परिणाम होने के बाद जो सुख प्राप्त होता है, ये तो स्टाफ बताएगा आनंद आया या कष्ट में रहे। नहीं, ये स्टाफ इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपने बताया जैसे कि एक जो आत्मसंतुष्टि मिलती है किसी कार्य को, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के बाद, तो जब उद्देश्य प्राप्त होता है तो उन लोगों को भी संतुष्टि मिलती है। तो आपसे काफ़ी कुछ उन्होंने सीखा होगा और काफ़ी कुछ अभी सीखना बाकी होगा, तो उन लोगों के लिए कोई एक छोटा संदेश आप दे दीजिए। नहीं, आप देखिए, कोई भी अधिकारी या कोई भी एक व्यक्ति कुछ एक काम को अंजाम नहीं दे सकता है, इसीलिए हम लोग के साथ में सबकी पेशी होती है, स्टाफ होता है। तो जब तक कि आपके सबऑर्डिनेट्स आपके साथ में खड़े नहीं हैं, आपका जो भी आप डायरेक्शन दे रहे हैं उसको नहीं करेंगे, तो किसी भी एक आदमी के लिए संभव नहीं है कि वो परिवर्तन ले आए। इसमें सभी का सहयोग चाहिए होता है और इसीलिए आप देखते होंगे हर ऑफिस में हर ऑफिसर का एक पेशी होती है, स्टाफ होता है और एक फोर्स दी जाती है, क्योंकि उस काम को अंजाम देना है तो एक हमारे साथ में मैन पावर होना चाहिए, तो वो रहता है। और जो अभी हम लोग आदेश निर्देश दिशा निर्देश देते हैं उन सबका अनुपालन करते हुए जो भी लक्ष्य है उसको हम लोग प्राप्त करते हैं, जो भी रिजल्ट हैं। मतलब अकेले अगर हम ये कहें कि हमने ही सब कुछ कर डाला तो वो पॉसिबल नहीं है। जैसे हमारा, लेकिन उनके उस एनर्जी को गाइड करना हमारा काम है, बताना हमारा काम है। वो एनर्जी उनकी है, उनको और भी ज़्यादा एनर्जेटिव करने के लिए आप एक कुछ ऐसा संदेश दीजिए ताकि वो अपने आप को और भी अच्छी तरह से पेश कर सके। देखिए, पुलिस तो ऑलरेडी काम कर ही रही है। पुलिस की जो नौकरी है वो 24 घंटे की है और बिना हम लोग अपना ध्यान रखे, बिना अपने परिवार को देखे, बिना कोई त्यौहार मनाए, क्योंकि हम लोग हर त्यौहार में ड्यूटी में खड़े होते हैं जब सभी लोग त्यौहार मना रहे होते हैं, और छुट्टियां भी बहुत लिमिटेड हैं, तो फोर्स तो ऑलरेडी काम कर रहा है। ठीक है, अब इससे और मुझे लगता है दिन प्रतिदिन जो काम है पुलिस का वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं हमारी फोर्स, और मैं उनको सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं आगे भी इसी तरह मैंने तो लगन से काम करते रहे हैं, और जो रोते हुए लोग आते हैं उनके ऑफिस में वो हंसते हुए बाहर निकलें, उनकी समस्या का समाधान हो, यही इसी के लिए हम लोग बैठे हैं। और इसी को अगर वो अपना लक्ष्य बना के चलेंगे तो फिर जनता में एक अच्छी छवि बनेगी और खुद को भी आत्मसंतुष्टि मिलेगी। धन्यवाद मैम। ये मैम हैं श्रीमती इंदु प्रभा सिंह साहब। मैं आपको बताते चलूं कि अभी आपने जो देखा, जो सुना, आपके विचारों से परिचित हुए, तो आप यह जान लीजिए कि जिस तरीके से इन्होंने यह लक्ष्य प्राप्त किया है इसके विषय में बताए, और सारी चीज़ों के विषय में बताने के बाद इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि लगन है तो अगन है, अर्थात अगर आपके अंदर चाह है तो राह अपने आप मिलेगा, आपको सिर्फ ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ये साक्षी हैं, अगर यूँ कहा जाए कि उन महिलाओं के लिए, उन बालिकाओं के लिए साक्षी हैं कि जिन्होंने बच्चे की तरह उनको निरक्षर से साक्षर बनाया और आज इस काबिल बना दी गोरखपुर के बालिकाओं को कि अगर उन्हें ठेस लगता है तब भी वो अपने हक को जानती हैं, अधिकार को जानती हैं और उसका पालन करती हैं। हम अपने चैनल की तरफ से मैम का धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि इसी तरह जहाँ जहाँ भी आप विद्यमान रहेंगी वहाँ तमाम महिलाओं का कल्याण होगा। उनकी उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ मैं धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव, मंडल चीफ ब्यूरो, हम भारतीय न्यूज़ चैनल से अपने साथी विवेक के साथ, धन्यवाद।